हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या लर्निंग। देखिए, हम लोग मैकेनिक्स शुरू करने जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने टेंथ बोर्ड दिया होगा, अभी लास्ट मंथ ख़त्म हुआ होगा टेंथ बोर्ड। तो अभी तक जो आपने फिजिक्स पढ़ा है और अब जो आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उसमें लेवल में डिफरेंस है। अब जैसे न्यूमेरिकल्स काफ़ी स्टैंडर्ड हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। पहले तो जोड़ घटाव वाला न्यूमेरिकल्स था, सिंपल सिंपल फार्मूला बेस्ड था, बट अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल थोड़ा सा उसका लेवल हायर रहेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी धीरे मूव करेंगे शुरू में, ताकि कोई दिक्कत ना आए। अभी तक मैकेनिक्स ज़्यादा डेफिनेशन और फार्मूला वगैरह ही पढ़े हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब स्टार्टिंग से हम लोग चलेंगे, काफ़ी धीरे मूव करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। तो और कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे बीच में हम लोग, तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक चलेंगे हम लोग, स्टार्टिंग से बिल्कुल, और बिल्कुल जेई एडवांस तक हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो इसी में आपका बोर्ड का भी सिलेबस कवर हो जाएगा, जेई मेन का भी हो जाएगा और जेई एडवांस का भी हो जाएगा। तो वी विल मूव स्टेप बाय स्टेप, कोई गैप नहीं रहेगा इसमें। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है आपका बुक का, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन बहुत बेसिक चैप्टर है, ज़्यादा कोई इसमें इशू नहीं आएगा और इजी न्यूमेरिकल्स होता है इसका। देखो, इसमें कैसे मूव करेंगे, पहले जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन है आपका, तो ये डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक और टॉपिक आएगा, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स रहेगा हम लोग का मैकेनिक्स में। देखिए, मैकेनिक्स का मेनली टॉपिक्स क्या क्या होंगे ये समझिए। मैकेनिक्स में एक तो आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, यूनिट्स एंड ये चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है बिगिनिंग का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। देन वी विल हैव ए चैप्टर ऑफ काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे, जैसे वो सब पढ़े होंगे आप, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सब लॉज ऑफ मोशन जो है वो आप पढ़े होंगे। इसमें एक टॉपिक ऐड करेंगे हम लोग, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक रहेगा। और न्यूमेरिकल्स ऐसा हम लोग करेंगे कि न्यूमेरिकल्स आपका सॉल्व हो जाए, और न्यूमेरिकल्स वो लेंगे जिससे हम लोग फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ पाए। ठीक है, काइनेमैटिक्स हो गया। देन विल हैव न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। देन द नेक्स्ट चैप्टर वुड बी फ्रिक्शन। फिर हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये सब समझेंगे हम लोग। थोड़ा बहुत आप डेफिनेशन सब पढ़े होंगे 9-10 में ना, डेफिनेशन तो सबका आपको आता होगा, वर्क पावर एनर्जी ये सब का। फिर भी हम लोग वो सब इंक्लूड करेंगे अपना टॉपिक में। देन वील हैव सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। इसी में हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम ही देखेंगे। ठीक है, देन वील हैव रोटेशन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स इसको बोलते हैं हम लोग, और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। इसमें आपको रोलिंग, एंगुलर मोमेंटम, ये सब टॉपिक रहेगा आपका। रिजिड बॉडी डायनामिक्स को बोलेंगे हम लोग। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स रहेगा, और इसी का एक एक्सटेंशन है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये सब टॉपिक देखो मैकेनिक्स में रहेगा हम लोग का। तो सारा टॉपिक बिल्कुल सीक्वेंस में चला जाएगा हम लोग। यूनिट एंड डायमेंशन शुरू करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा शुरू करते हैं। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा उसके बाद करेंगे। और
यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये सारा चीज़ ना, मतलब थोड़ा सा ये आपको बेसिक है तो उतना यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा सब कुछ, फ्री बॉडी डायग्राम और सब रहेगा तो काफ़ी अच्छा आपको मज़ा आने लगेगा। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में सारा टॉपिक हम लोग को करना है। तो अभी तक क्या पढ़े हो आप? अभी तक मोस्टली जो मुझे समझ में आता है, जैसे मैंने 9-10 का तो ज़्यादा नहीं पढ़ाया लोगों को, लेकिन आप लोग डेफिनेशंस तो पता होगा आप लोग को, जैसे मास क्या होता है, मास पढ़े होंगे, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। थोड़ा सा अब ये चेंज हो जाएगा डेफिनेशन, हम लोग कहेंगे मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया के बारे में डिस्कस करेंगे और देखें कैसे मास जो है मेजर ऑफ इनर्सिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रहेगा हम लोग का। जैसे आप लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े होंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय डिंट ऑफ इट्स पोजीशन। अब थोड़ा सा वो मॉडिफाई होके हो जाएगा एनर्जी बाय डिंट ऑफ कन्फिगरेशन, है ना। क्योंकि आप सिंगल बॉडी सिस्टम अभी तक पढ़े होंगे, जहाँ पे सिंगल बॉडी होगा तो सिंगल बॉडी का पोजीशन तो सिंगल बॉडी के लिए डिफाइन रहेगा ना। मेनी बॉडीज रहेगा तो पोजीशन ऑफ ऑल द बॉडीज, रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ ऑल द बॉडीज को हम लोग कन्फिगरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा वो डेफिनेशन भी मॉडिफाई होगा, थोड़ा और होलिस्टिक होता जाएगा। ठीक है, तो अब बाकी लीनियर मोमेंटम पढ़े होंगे, मास सॉरी पी इक्वल्स टू एम इंटू वी। तो लीनियर मोमेंटम में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, है ना। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और फ्री बॉडी डायग्राम एक चीज़ इंट्रोड्यूस होगा इस लेवल पे आपका, मतलब बॉडी पे कितने फोर्सेज इन्वायरमेंट से लग रहा है वो सारा का स्टडी देखेंगे हम लोग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जर्नी। ठीक है, और इसमें थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा आपको, एडिशनल एफर्ट पुट करना पड़ेगा। फिजिक्स देखिए, अगर ये टॉपिक अगर समझ में आता है तो इससे इजी कुछ भी नहीं है, और नहीं समझ में आता है तो पास होने में भी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो इसको बेसिक से किया जाए हम लोग। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, हम लोग मान के चले हैं कि 9-10 का आपको थोड़ा बहुत पता होगा, डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, तो टॉपिक देखो हम लोग का है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स क्या है, व्हाट इज यूनिट्स। जैसे अगर बोला जाए कि इस पेन का लंबाई कितना है, इस पेन का लंबाई कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन। तो मतलब आज आपको सेंटीमीटर मीटर सब पता है तो क्वाइट ऑब्वियस आप मानते हैं कि चलो, लेकिन जब समझो जब आदमी इस दुनिया में आया होगा तो उसको मीटर और सेंटीमीटर नहीं पता होगा, उसको मीटर और सेंटीमीटर का आइडिया नहीं होगा। वो तो मतलब वो कैसे बात करता होगा। जैसे मान लो कहें कि इस पेड़ का लंबाई हाइट कितना है, या ये पेन का लंबाई कितना है, तो कैसे मतलब कैसे एक दूसरे से बात करते होंगे लोग। कभी आप देखिए यूनिट्स बेसिकली यूनिट्स का जरूरत कब पड़ता है हम लोग, जब किसी चीज़ को हम लोग मेजर करना चाहते हैं। जब किसी को मेजर करना चाहेंगे तो यूनिट्स का नीड आएगा। यूनिट्स क्या है, इसका नीड आएगा। जहाँ क्वालिटेटिव बात करते रहेंगे कि भाई दो लोग हैं, अब कहते हैं कि एक ज़्यादा तेज है एक उतना तेज नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे यूनिट्स का या मेजरमेंट का कोई नीड नहीं है। लेकिन जहाँ पे जैसे मान लो ये पेन है और एक और कोई चीज़ ले लें हम लोग, सपोज करो कि एक आइटम ले लें हम लोग, जैसे ये ले लिया। ठीक है, ये रिमोट है और ये पेन है। अब हम कहें कि ये इसमें क्या लेंथ है, किसका लेंथ हायर है, तो बोलेंगे इसका हाई है इसका लो है। तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट नहीं करना, क्वालिटेटिव बात कर रहे हैं कि ये ज़्यादा लंबाई है इसका कम लंबाई है। लेकिन ऐसा ही ऐसा मान लो 10 ऑब्जेक्ट हो जाए, ऐसा मान लो 10 ऑब्जेक्ट हो जाए और उसमें हम लोग को पता करना हो कि लेंथ किसका कितना है, मतलब कौन ज़्यादा लेंथ का है कौन कम लेंथ का है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। ऐसे तो एक दो ऑब्जेक्ट होता है तो देख के आदमी क्वालिटेटिवली बात कर लेता है कि ये ज़्यादा हाइट का है ये कम हाइट का है। दो लोग होते हैं तो कहते हैं यार ये कम हाइट का है ज़्यादा हाइट का है। तो घर में दो बच्चे होते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि ये बहुत तेज़ है ये थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन यही अगर स्कूल में चले जाए हम लोग कि स्कूल में एक क्लास है 50 बच्चों का, अब एक टीचर को एनालिसिस करना है कि कौन बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, तो ऐसे थोड़ी बात करेगा कि ये बच्चा बहुत तेज है बहुत तेज है बहुत कमज़ोर है बहुत कमज़ोर है। तो पता कि लिमिटेशन है ना क्वालिटेटिव बात का। तो वहाँ पे एक मेजरमेंट का नीड आएगा आपको। वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंपेयर करना होता है वहाँ एक मेजरमेंट का ऑब्वियस नीड होता है। ठीक है, जहाँ पे एक दो लोग हैं वहाँ पे मेजरमेंट का उतना ज़रूरत नहीं है, आप क्वालिटेटिवली बात करके काम चला लेते हैं। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है
तो हम बोल दें कि ये रिमोट जो है ज़्यादा लंबा है, ये पेन जो है कम लंबा है, ऐसे करके बोल देंगे। देखिए ऐसा मान लो 50 ऑब्जेक्ट मेरे सामने हो और हम लोग को उनके लेंथ का आइडिया लेना हो, उस केस में ये क्वालिटेटिव बातचीत नहीं काम करेगा कि ये कम है या ज़्यादा है, ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को कुछ मेजरमेंट का एक सिस्टम डिवाइस करना पड़ेगा जिससे हम लोग हर आइटम का लेंथ को हम लोग करेक्टराइज कर पाएँ। या क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, अब 50 बच्चों का एकेडमिक लेवल हम लोग को चेक करना है, तो उस केस में हम लोग क्वालिटेटिवली या 2 क्वेश्चन पूछ के बात नहीं कर सकते हैं। हम लोग को एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट डिफाइन करना पड़ेगा जिससे हम सबको कैलिब्रेट करें। कैलिब्रेट मतलब कैलिब्रेशन एक स्टैंडर्ड टर्म है मेजरमेंट का। हम सबको कैलिब्रेट करें कि कौन बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। तो क्लास में 50 बच्चे हैं और उनके एकेडमिक्स को या उनके इंटेलिजेंस को कैलिब्रेट करना है, तो क्या करते हैं, एग्जामिनर जो है एग्ज़ाम लेता है, एक सेम पेपर सबको देता है और कहता है तुम एग्ज़ाम में बैठो, और जो मार्क्स आता है उस मार्क्स के बेसिस पे वो सबको करेक्टराइज करता है कि अच्छा ये 50 मार्क्स वाला बच्चा है, ये 60 मार्क है, ये 90 मार्क्स का है। उस तरीके से सबका इंटेलिजेंस एक टेबल में आ जाता है कि ये सबसे इंटेलिजेंट है, ये लेस इंटेलिजेंट। तो वहाँ पे जो मार्क्स है ना, मार्क्स एक यूनिट हो गया, मेजरमेंट का एक यूनिट हो गया कि भाई ये 90 मार्क्स है, इसका 50 मार्क है, तो एक मार्क एक यूनिट हो गया। और उस मार्क्स के टर्म में हम उसके इंटेलिजेंस को, मतलब मार्क्स जो है ना आपका, यहाँ पे जो एग्जाम हुआ तो जो मार्क्स है ये यूनिट हो गया, ठीक है। अब मान लो कई बच्चे हैं ABCDE, तो अब सबका जो इंटेलिजेंस है उसको लोग कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि ये 10 मार्क है। मार्क ये यूनिट है और एक स्केलर है कि 10 मार्क है, ये 20 मार्क्स आया है इसका, ठीक है। ये बच्चा 90 मार्क्स है। तो कभी भी कोई भी क्वांटिटी मेजर करना है तो पहले तो आपको यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे पहली बार आदि मानव जो लेंथ जब कैरेक्टराइज या मेजर लेंथ का मेजरमेंट चालू किया होगा तो पहले डिफाइन किया होगा कि एक यूनिट क्या है, ठीक है, एक यूनिट लेंथ कितना है। जैसे बड़े लोग बैठे और कहे कि भाई इतना बड़ा लेंथ जो है 1 मीटर हम मानेंगे, सब लोग एग्री हो गए, हाँ इस लेंथ को 1 मीटर मानेंगे। अब क्या किया, जो भी चीज़ का लेंथ मेजर करना है, अब ये जो मीटर स्केल डिफाइन किया इतना बड़ा ना, अब उससे देखा कि इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना। अब 1 मीटर क्या, 1 मीटर जो है हम लोगों ने डिफाइन किया है कि भाई ये लंबाई हमारा 1 मीटर है। सब लोग बैठे और डिफाइन किए कि ये हमारा 1 मीटर का यूनिट हो गया, एक यूनिट हम लोग मानते हैं, सबका सहमति भी जरूरी है। अब फिर किसी भी चीज़ का लंबाई देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, वो स्केल आता है ना, इंची टेप आता है, उसमें वो डिफाइन रहता है और उससे हम लोग नापते हैं। तो एक कॉमन यूनिट हम लोग एग्री करते हैं, सब लोग, सारे देश के लोग एग्री हुए कि ये हमारा 1 मीटर, इसको ऐसा यूनिट बोलते हैं, इसको ऐसा यूनिट बोलते हैं। और उसके टर्म्स में हम लोग फिर मेजरमेंट करते हैं। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो हम लोग टाइम का बात करें, ठीक है, टाइम का बात करें तो पहले के ज़माने में कैसे टाइम मेजर होता था, पता है आपको? पहले ज़माने में कैसे टाइम कैसे मेजर करते थे हम लोग? आप मूवी देखे होंगे, एक क्या था मूवी, मोहनजोदाड़ो करके आया था मूवी, देखना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, ऋतिक रोशन का था मोहनजोदाड़ो। तो उसमें आप देखोगे तो कहेगा कि हम 10 बार जब सूरज उगेगा तो हम तुमको से मिलेंगे, ऐसे की बात करता था कि हाँ, शायद पूरा ध्यान नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ बात करता था हम लोग कि 10 बार सूरज जब उग जाएगा तो हम इससे ये काम करेंगे, 50 सूरज उगेगा तो हम ये काम। क्योंकि देखो पहले ज़माने में आदि मानव देखता था कि सन हमेशा राइज करता है सुबह सुबह, मतलब उठते हैं, रात जब छटता है, जब उजाला होता है तो सनराइजेज एवरी आफ्टर फिक्स इंटरवल। देखा कि सनराइज हो रहा है कि फिक्स इंटरवल, मतलब एक फिक्स इंटरवल है। देखो डेज और आवर्स तो उसमें नहीं पता था ना आदि मानव को डेज और आवर्स नहीं पता, तो बाद में आया, ठीक है। लेकिन एक आदि मानव जो कि ज़्यादा उसमें साइंस वाइंस तो मतलब हम लोग उतना सब्जेक्ट बना नहीं था, तो एक देखता था कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे एक चीज़ इवेंट हो रहा है, मतलब आज उगा, फिर बराबर इंटरवल के बाद दूसरे दिन उग रहा है। तो क्या किया उसने, क्या किया कि सूरज के उगने के डिफरेंस को एक यूनिट मान लिया कि भाई आज सूरज उगा, फिर अगले दिन उगा, फिर दिन भी नहीं पता था लोगों को,
लोगों को दिन भी नहीं पता था, ठीक है, कि एक दिन क्या होता है। उसी को डिफाइन किया कि जब सूरज उग रहा है तो 2 बार जो सूरज उग रहा है एडजेसेंट, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको एक यूनिट मान लिया, ठीक है। अब बात करने लगा ऐसे कि अच्छा ठीक है, छः सूरज जब उगेगा तो हम लोग ये काम करेंगे, या एक हम लोग सभा ऑर्गेनाइज करना है, तो ठीक है आज हम लोग मिले हैं, अब 30 बार जब सूरज उग जाएगा तो हम लोग फिर से वो मीटिंग करेंगे। तो क्या हो गया, ये जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है, जो डिफरेंस है 2 बार सूरज उगने का, उसको एक यूनिट मान लिया और उसके टर्म से बात करने लगा, ठीक है। इसका कितने साल का है, अच्छा ये तो 600 सूरज उग चुका है अभी तक, मतलब 600 सूरज उग चुका है, तो मतलब उसको एक टर्म दे दिया। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिन, इतना दिन है, अंग्रेज लोग बोलते हैं डेज, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज में वर्ड अलग अलग है, मतलब वही है, लेकिन उसी चीज़ को अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग देश में लोग अलग अलग टर्म दिया कि ये 600 दिन का है, ये 600 डेज का है। लेकिन वो जो दो सूरज के उगने का डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट हो गया ना, सब लोग उसको मान रहे हैं कि इतना ही टाइम है, तो एक यूनिट हो गया। वो जो है ना डे, एक यूनिट हो गया, डे आपका यूनिट हो गया। अब बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, लोग बिजी होता चला गया, बहुत सारा काम होने लगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगा, व्हील बन गया, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा डेवलपमेंट देखिए क्या है कि चक्का बना, व्हील बना, तो व्हील बनने से काफ़ी एडवांसमेंट आया, लोगों का मूवमेंट फास्ट हो गया, फायर डिस्कवरी हो गया, फायर डिस्कवर हो गया, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली गई। और क्या है कि मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगा, व्हील आ गया तो लोग सामान यहाँ से वहाँ आराम से ले जाने लगे, ट्रेड बढ़ने लगा, अलग अलग सभ्यता था उसमें, मोहनजोदाड़ो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, 4 सिविलाइजेशन मेन सिविलाइजेशन थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग का हो गया ना, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा, तो उसी समय था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चूंकि व्हील आ गया तो थोड़ा सा मूवमेंट फास्ट हो गया, तो लोग क्या है कि मतलब ट्रेड भी करने लगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बढ़ता है ना, तो टाइम जो है ना उसका वैल्यू बढ़ जाता है, मतलब टाइम बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे हम लोग 80 के दशक में गांव में थे, तो मतलब वक्त का उतना मतलब वो शॉर्टेज, अब तो बहुत बिजी हो गए हम लोग, क्यों भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गया, लिबरलाइजेशन हुआ देश में 90s के बाद। पहले तो लोग 10 से 6 काम करता था, 6 बजे के बाद घर में बैठता था, ठीक है। आज शायद ही कोई बंदा हमारे एज ग्रुप में आपको 6 बजे के बाद घर में मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ ग्रोन, काम ज़्यादा हो गया लोगों के पास काम जो है ना अधिक हो गया, तो टाइम का वैल्यू बढ़ गया। तो उस केस में क्या होगा, अब एक दिन जो है ना एक बड़ा यूनिट हो गया, एक दिन बिकम्स बिग यूनिट, एक दिन के अंदर बहुत सारा काम होने लगा ना। फिर समझ ना, पहले था कि चलो आज मिले हैं तो 10 सूरज उगेगा तो उसके बाद हम लोग फिर से ये काम करेंगे, तो लोग खाली थे, कम समय बहुत ज़्यादा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम था, लाइफ में इवेंट्स कम थे। अब क्या होगा, जैसे जैसे लाइफ बिजी होने लगा तो एक दिन में 4-5 काम करने लगे कि अरे यार सुबह है भी हुआ, अभी सूरज उगा है, सूरज डूबेगा तो एक काम करेंगे हम लोग। तो अब क्या हो गया, एक दिन को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, भाई सूरज उगा, सूरज डूबा, फिर सूरज उगा, तो हाफ डे। फिर लोग पहर में डिफाइन करने लगा कि भाई एक दिन जो एक दिन है उसको 8 पहर में डिवाइड कर दिया, 2 पहर है, तीसरा पहर है, चौथा पहर है, ऐसे पहर बोलने लगे लोग। इंडिया में तो ऐसी था ना, मतलब 8 पहर मतलब 8 पहर मतलब हो गया 3-3 घंटे का एक पहर हो गया। सो अभी भी हम लोग यूज करते हैं 2 पहर, 2 पहर बीत गया, मतलब 6 बजे अगर सूरज उग रहा है तो 6-3-9 एक पहर बीत गया, 9 से 12 एक पहर और बीत गया, 12 बजे का हम लोग बोलते हैं 2 पहर हो गया, 2 पहर है, 2 पहर, ठीक है। तो इंडिया में पहर का कॉन्सेप्ट आ गया, सेकेंड तो अंग्रेज लोग लाया है, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ तो ऐसे ही था, पहर और डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, एक कोस 2 कोस ऐसे हम लोग बोलते थे। मीटर और ये सब बाद में आया, बहुत स्टैंडर्डाइजेशन तो बहुत बाद में हुआ है, पहले तो ऐसे ही मेजरमेंट होता था। और जो वेट होता था, वेट को हम लोग एक सेर, एक पसेरी ऐसे करके हम लोग गांव में बोलते थे, ठीक है। तो अब पता नहीं आपको याद भी पता नहीं होगा, लेकिन पहले ऐसे ही होता था, एक सेर, 1 पाव, 2 पाव, है ना, ऐसे दूध लेते थे, 1 पाव है, 2 पाव है। तो इस तरह से मेजरमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगा, तो यूनिट जो है ना, जो यूनिट था वो बड़ा दिखने लगा, उसको छोटा यूनिट में डिवाइड करना लोग चाहा कि नहीं यार, अब तो चूंकि एक दिन में बड़े सारे काम हो रहे हैं, अब 4 मीटिंग एक दिन में कर रहे हैं, तो कैसे दिन तो बहुत बड़ा यूनिट हो गया ना, अब उसको ऐसे थोड़ी बोलेगा 1/4 डे, 1/6 डे, उससे अच्छा एक छोटा यूनिट डिफाइन कर दो।
तो इस तरह से यूनिट का डेवलपमेंट, इस तरह से मेजरमेंट की वजह से यूनिट का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, 1 सेकंड में आ गए हम लोग। अब जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ गया, अब बड़ा मुश्किल होता था। लोग क्या किया कि कहीं पे एक दिन को 8 पहर में डिवाइड किया, कहीं किसी देश में एक दिन को कई मतलब 12 पहर में डिवाइड कर दिया। पहर कुछ और वर्ड बोलता होगा, तो इस तरह से बड़ा मिसमैच होने लगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में ये सब दिक्कत करेगा। तो बाद में जब लोग मिले, लोग काफ़ी कम्युनिकेट करने लगे, एक दूसरे से संपर्क में आए, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन का नीड फील हुआ लोगों को। अब ट्रेड करोगे आप, अब कहोगे कि हमारा एक ये यूनिट है वेट का, जैसे एक शेर पसेरी ऐसे यूज होता था गांव में हम लोग का। अब अंग्रेज जो है किलो यूज कर रहा है, तो अब क्या करेगा, लोग बैठेंगे बड़े लोग हर देश के और कहेंगे यार एक कॉमन सिस्टम डिफाइन करो कि चलो एक डिफाइन करते हैं वेट का, 1 किलो मास का 1 kg। अब 1 kg एक डिफाइन किया लोगों ने कि ये जो डेफिनेशन है, मतलब इतना सामान होगा, इतना वेट होगा, तो 1 kg उसको बोलेंगे। अब 1 kg लोगों ने स्टैंडर्ड डिफाइन किया, सारे देश के लोग एग्री हुए कि हाँ ठीक है, हम इसको 1 kg मानेंगे। अब वैसे मान लेंगे तो फिर ट्रेड आसान हो जाएगा ना, सब लोग आपस में एक ही लैंग्वेज में बात करेगा कि अच्छा 10 kg सामान हमको दे दो, इतना पैसा ले लो। अब ये मान लो 1 kg का डेफिनेशन ही अलग अलग होगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, जैसे जैसे लोगों का कम्युनिकेशन बढ़ा, लोगों ने यूनिट्स का स्टैंडर्डाइजेशन किया। ठीक है, अब टाइम का भी स्टैंडर्डाइजेशन किया कि भाई अब 1 सेकंड डिफाइन करो, छोटा यूनिट है। ठीक है, और बहुत बिजी लोग हो गए हैं, 1-1 सेकंड में लोग, अब कोई रेस 100 मीटर रेस दौड़ता है, उसके लिए तो 1 सेकंड ही बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। ठीक है, वो तो देखते हैं जो 100 मीटर रेस होता है तो घड़ी चलते रहता है, जल्दी जल्दी लास्ट वाला, वो 1 सेकंड का भी पार्ट होता है। तो 1 सेकंड डिफाइन किया कि ऐसा ही स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन किया, 1 सेकंड। इतना इंटरवल, इतना टाइम इंटरवल को हम 1 सेकंड बोलेंगे, इतना लेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे, इतना वेट हो जाएगा तो उसको 1 kg बोलेंगे। तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड लोगों ने बैठ के एक डेफिनेशन स्टैंडर्डाइज किया। ठीक है, कि अब से इतना जो मास होगा उसको 1 kg बोलेंगे, इतना लेंथ होगा उसको 1 मीटर बोलेंगे, और ये इंटरवल को 1 सेकंड बोलेंगे, और सब लोग वही मानेगा, सब लोग वही चीज को मानेगा। तो इस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। और फिर जो क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको इन टर्म्स ऑफ दैट यूनिट लिखने लगा कि भाई ये इतना मास 1 kg है। अब मान लो इतना बहुत बड़ा मास है, तो देखा कि ये 1 kg का कितना टाइम्स है, 1 kg का कितना टाइम्स है, तो बोला 10 kg है, मतलब जितना 1 kg में सामान आता है उसका 10 टाइम्स है, तो 10 kg हो गया। ये क्लास कितना देर चला, तो मतलब 1 घंटा चला, 1 घंटा मतलब हो गया 3600 सेकंड चला। 1 सेकंड में जो टाइम इंटरवल कंटेंट है उसका 3600 गुना टाइम बीत गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मेजरमेंट का एक सिस्टम डिफाइन किया, इस तरह से मेजरमेंट का एक सिस्टम डिफाइन किया, एक स्टैंडर्डाइजेशन किया हम लोगों ने, और अलग अलग यूनिट्स डिफाइन किया। उसको स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे मीटर डिफाइन किया, केजी डिफाइन किया, सेकंड डिफाइन किया, ताकि लोग आपस में बातचीत कर सकें, ट्रेड कर सकें, डिस्कशन कर सकें, है ना। अलग अलग लोग यूनिट यूज करेगा तो कैसे डिस्कशन होगा, सब अपना अपना लैंग्वेज में बात करेगा, अपना अपना यूनिट में बात करेगा, तो डिस्कशन नहीं हो सकता ना, तो ट्रेड भी नहीं हो सकता है, आवाजाही भी नहीं हो सकता है, बातचीत भी नहीं हो सकता है, ट्रेड भी नहीं हो सकता है। तो ये सब का नीड इसलिए फील हुआ मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट, जहाँ मेजरमेंट आ जाता है वहाँ पे यूनिट का एक नीड फील हो जाएगा। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज भी कई सारे हैं। अब आप लोग तो देखो पढ़े होंगे, मोमेंटम, मास, लेंथ, टाइम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब पढ़े होंगे ना, mgh, हाफ mv², ये सब बड़े सारे आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़े होंगे। हीट, और क्या पढ़े हो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे, 2π√L/g। ठीक है, तो ये सब बड़े सारे फिजिकल क्वांटिटी पढ़े होंगे आप लोग। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारा है फिजिक्स में। तो फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और भी है विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है। यहाँ तो आप 10+2 में आ गए तो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो अब उसमें कुछ क्वांटिटीज है जो कि बहुत बेसिक है, जिसके टर्म्स में बाकी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। जैसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें हम लोग,
तो लोगों ने बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अब बाकी फिजिकल क्वांटिटी उसके टर्म्स वाला लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लोगों ने डिफाइन किया, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अब बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? वो क्वांटिटी जो आपस में रिलेटेड नहीं है, जैसे मास हो गया, ठीक है, आपका लेंथ हो गया। अब लेंथ मास में रिलेशन नहीं है, मीटर और केजी में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब आपका टाइम हो गया, अब लेंथ टाइम में रिलेशन नहीं है, ठीक है, लेंथ टाइम में रिलेशन नहीं है, जैसे लेंथ और टाइम में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर हम कहें लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी, तो ये तीनों फिर रिलेटेड हो जाएगा। तो इसमें से दो ही अनरिलेटेड, दो ही बेसिक मान सकते हैं। लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी है, तो लेंथ टाइम वेलोसिटी में कोई दो को ही आप बेसिक मान सकते हो, तीनों को नहीं मान सकते हो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का और लेंथ टाइम में रिलेशन है। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो लेंथ टाइम को अगर बेसिक मान लियो तो वेलोसिटी को बेसिक नहीं मानोगे, क्योंकि वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम। वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम, ठीक है। तो या तो वेलोसिटी टाइम मान लो, फिर लेंथ को हम लोग वेलोसिटी और टाइम में टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेंगे। अगर आप यहाँ वेलोसिटी टाइम लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। फिर उसके इसमें लेंथ आपका बेसिक नहीं रह जाएगा। अगर कोई कहे कि नहीं हम वेलोसिटी और टाइम को बेसिक मानेंगे, ठीक है, वेलोसिटी टाइम मान लीजिए, फिर लेंथ आपका बेसिक नहीं रहेगा, फिर डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा, वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई दो ही आपका बेसिक होगा, तीसरा डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। कोई चाहे तो लेंथ और वेलोसिटी को भी बेसिक मान सकता है, उसके साथ टाइम डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा, उसके साथ टाइम जो है ना डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। वेलोसिटी और लेंथ को अगर हम बेसिक मान लेंगे तो उसके साथ टाइम जो है डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। तो आपको बेसिक क्वांटिटी में वो क्वांटिटी रखना है जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं हो, ठीक है। अब आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आ जाएगा, तो उसमें एम्पियर ले लिया लोग, ठीक है। अब एम्पियर ले लो या कूलम ले लो। अगर कूलम ले लोगे तो एम्पियर नहीं लोगे, क्योंकि कूलम और टाइम, फिर कूलम और टाइम के टर्म्स में हम लोग एम्पियर एक्सप्रेस कर सकते हैं। एम्पियर क्या है? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो आई टी क्यू, अब आई और टी को ले लो, या क्यू और टी को बेसिक ले लो, या आई और क्यू को ले लो। अगर आई और क्यू को ले लोगे तो फिर टाइम बेसिक नहीं ले सकते हो आप, बस समझ रहे। इन तीनों में से कोई दो ही बेसिक हो सकता है। तो अगर मान लो एम्पियर ले लेते हैं तो जो कूलम हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा, वो आपका डिराइव क्वांटिटी में आ जाएगा। तो अगर एम्पियर रख लेते तो एम्पियर रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका और क्या आएगा? हीट में जाएंगे तो टेम्परेचर रख सकते हैं। टेम्परेचर विल बी ए बेसिक क्वांटिटी, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। आप समझ पा रहे हैं? अब अगर लाइट में जाएंगे तो लुमिनस इंटेंसिटी होता है, तो कैंडेला लो लिख लिया बेसिक क्वांटिटी, कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब एक आप केमिस्ट्री में जाओगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी यूनिट होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में तो पार्टिकल की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। आप मतलब पार्टिकल का संख्या जो है, अगर मान लो गैसेस सिस्टम लेते हैं तो गैसेस सिस्टम में नंबर ऑफ एच एटम तो इस रेंज में है। ये तो बहुत बड़ा, बार बार इसको बोलना कि भाई ये गैसेस सिस्टम है, इसमें 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स है, या 10 × 10⁻23 पार्टिकल्स है, या 50 × 10⁻23 पार्टिकल्स है। ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो लोगों ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा यूनिट डिफाइन कर लिया कि 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल होगा, तो इसको हम एक मोल बोलेंगे, एक मोल बोलेंगे। जैसे मान लो हम अंबानी का बात करें तो बहुत बिलियनियर टाइप का लोग है, बहुत लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है लोग, ठीक है। तो मतलब बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अब अगर पैसा हम लोग कहें कि कितना पैसा है, अब मान लो हम कहें कि भाई आज द वेल्थ ऑफ अंबानी इज दिस एंड आफ्टर 1 year द वेल्थ बिकम दिस, ठीक है। अगर उस तरह का कंपेरिजन करें हम लोग, तो अब पता नहीं जीरो बैठाते बैठाते तो आपका हाथ दर्द करने लगेगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए लोगों ने एक यूनिट डिफाइन किया कि 1 बिलियन, है ना। अब बिलियन लिखते ही वो नंबर जो है ना हम लोग के रेंज में आ जाता है
कि 50 बिलियन डॉलर है, 40 बिलियन डॉलर, तो 50-40 हम लोग के रेंज में आ जाता है। तो बिलियन डिफाइन, बिलियन उन लोगों के लिए यूनिट है, हम लोग के लिए नहीं है, ठीक है। तो बड़े लोग जो अमीर लोग हैं उनके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं बिलियन यूनिट, 1 बिलियन डॉलर। अब बिलियन के टर्म्स में आ जाएगा 50-40, तो 50-40 हम लोग के लाइफ का रेंज में आ जाता है। तब कहते हैं इस साल 50 बिलियन डॉलर है, अगले साल 60 बिलियन डॉलर हो गया, तो 10 बिलियन बढ़ गया। तो ये बिलियन जो है ना हम लोग को उनके वर्ल्ड में लेके चला जाता है, ठीक है, उन लोग के वर्ल्ड में लेके चला जाता है। तो ऐसा ही हम लोग गैसेस सिस्टम का बात करेंगे तो गैसेस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर ह्यूज, मतलब हम लोग के वर्ल्ड में तो इतना पार्टिकल हम देखते ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनके वर्ल्ड के लिए, इनके वर्ल्ड के बारे में बात करने के लिए हम लोग एक डिफाइन कर देते हैं 1 मोल, 1 मोल। अब मोल बोलते ही हम लोग अपने आप को उस वर्ल्ड में लेके चले जाते हैं। अच्छा 2 मोल गैसेस सिस्टम पार्टिकल्स है, 3 मोल है, इतना और जोड़ दोगे तो 4 मोल हो जाएगा। तो मोल भी एक मतलब जो सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है गैसेस सिस्टम वगैरह, तो उसको हम लोग मोल, उनके लिए एक डिफाइन किया टर्म मोल, यूनिट मोल, ठीक है। तो 1 मोल है, बहुत सारा पार्टिकल हो गया, तो उसी के टर्म से हम लोग बात करते हैं। 2 मोल है, 3 मोल है, 4 मोल है। इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करें ना 50 बिलियन डॉलर, 60 बिलियन डॉलर, इसका वेल्थ घट गया, 50 से 40 हो गया, 10 घट गया। तो 10, 5, 20 हम लोग का रेंज का, हम लोग के वर्ल्ड का मतलब आइटम है, तो हम लोग ज़्यादा अच्छा अप्रिशिएट कर पाते हैं। नहीं तो अगर मान लो सपोज करो कि हम कहें कि आज अंबानी जी का वेल्थ ये है, भाई साहब इतना सारा है, और कल जो है इसमें 2 इतना हो गया, ठीक है। तो हम लोग इस चेंज को क्या अप्रिशिएट करें? हम कहें कि ये तो पहले भी बहुत ज़्यादा था, आज भी बहुत ज़्यादा है, तो चेंज को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। आप चेंज को ना अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अगर ऐसे लिखने लगोगे ना तो कहोगे पहले भी तो बहुत सारा जीरो था यार, आज भी बहुत सारा जीरो है, आज मतलब कल 50 जीरो था, आज 49 जीरो हो गया। तो हम लोग अपने वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे यार पहले भी बहुत अमीर था, आज भी बहुत अमीर है, तो चेंज को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही बिलियन में लिख दोगे ना तो ये कहेगा 50 बिलियन है, अब 49 बिलियन हो गया, तो समझ में अच्छा 1 बिलियन घट गया। समझ में आ रहा है? तो आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। तो सपोज करो क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, ठीक। अब कोई बच्चा मान लो ए है, राम है, उसका मान लो 90% आता है, 95% आता है, 98% आता है, ठीक है। यहाँ पे पर्सन राम जिसका मार्क्स जो है ना बहुत सा अहम हो गया है, इसका जो है मार्क्स जो है 95 to 100% के बीच में रहता है। और एक मान लो श्याम है, ठीक है, इसका मार्क्स जो है 40 to 45% के बीच में रहता है, ठीक। अब देखो समझो एक चीज को, अगर इसका मार्क्स कभी मान लो 50 मार्क्स आ गया, ठीक है, ये बहुत ही खुश हो जाता है, अरे यार 50 मार्क आ गया, उसका कभी 40 से ऊपर गया ही नहीं था, बेयरली पास करता था, बहुत खुशी मना रहा है। लेकिन उसका खुशी इसको समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बोलेगा अरे यार तुम तो पहले भी गधे थे, आज भी गधे हो, पहले भी तुम काल लाते थे, 40 मार्क्स लाते थे, 50 ले आए, क्योंकि 40 से 50 उसके लिए तो बहुत कम है ना। तो वो इसके हैप्पीनेस को अप्रिशिएट नहीं कर पाता, ठीक है, उसके हैप्पीनेस को अप्रिशिएट नहीं कर पाता। और यही नहीं, ये आदमी भी इसके हैप्पीनेस को या इसके सौरों को अप्रिशिएट नहीं कर पाता है। देखो कोई बंदा 98% लाता है, अब उसका 98 से फॉल करके 97% हो जाता है, वो बहुत दुखी हो जाता है, अरे यार 1 मार्क कहाँ चला गया, कहाँ से कट गया यार। मतलब तेज बच्चा लोग क्या एक एक मार्क्स के लिए बहुत मतलब सेंटिव हो जाता है कि यार 1 मार्क्स कट गया यार, 2 मार्क्स रह गया यार, ठीक है। लेकिन इसका दुख को ये बंदा नहीं समझ पाएगा, क्यों? क्यों बोलेगा तुम तो पहले भी महान थे, आज भी महान हो, क्योंकि उसके लिए तो 98, 97 अनअचीवेबल टास्क है। 98 से 97 हुआ, उसको समझ में नहीं आया कि इतना दुखी क्यों है। कोई 98 तो पहले भी बहुत बड़ा मार्क्स था, 97 लाया, तो समझ ना आप, इन दोनों का वर्ल्ड अलग है। तो अगर ऐसे ही मान लो कि अंबानी का वेल्थ जो है 50 बिलियन से 60 बिलियन है, 50 से मान लो 45 हो गया, तो हम लोग इसके सौरों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम लोग को लगता है 50 बिलियन तो पहले भी बहुत बड़ा फिगर था, 45 पहले ही बहुत बड़ा फिगर था। लेकिन अब बिलियन में आ गया तो आप फिर भी समझ लें कि 5 बिलियन घटा है। लेकिन अगर जीरो के टर्म से लिखोगे तब तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि क्या घटा क्या बढ़ा हो। तो पहले भी इन्फिनिटी था तुम्हारे पास, आज भी इनफाइनाइट रुपीज है, ठीक है। अगर जीरो एब्सोल्यूट टर्म से बात करोगे तो आप उसके चेंज को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे।
लेकिन अगर यही यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस कर दोगे तो 4, 5, 10 आपके वर्ल्ड का मतलब का चीज़ हो गया, तो उसको आप अप्रिशिएट कर पाओगे। अब हमको ये नहीं पता कि आप कितना समझ रहे हो, लेकिन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको समझ में आया। नहीं समझ में चलेगा, 40-50% में समझ रहे हैं तो भी चलेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा कम समझ में आया, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे एज अ टाइम पासिस ऑन आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा एंड यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। ओके, तो आपको बेसिक क्वांटिटीज समझ में आ रहा है। बेसिक क्वांटिटीज ये 7 कितना संख्या है, 7 बेसिक क्वांटिटीज है, और बहुत सारे क्वांटिटी जो है इनके टर्म्स में एक्सप्रेस होता है, उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। उनको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे बेसिक क्वांटिटी क्या हो गया, मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, करंट मतलब कैंडेला, टेम्परेचर, मोल। डिराइव क्वांटिटी जो इसके टर्म्स में लिखा है, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या लिखते हो, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम इसको ऐसे लिखेंगे, डायमेंशन, डायमेंशन इसका हो जाएगा वेलोसिटी का, इसका डायमेंशन भी लिखो। इसका डायमेंशन m इसको लिखते हैं, इसको l लिखते हैं, इसको टाइम लिखते हैं, इसको एम्पियर को क्या लिखोगे, एम्पियर को a लिख दो, कैंडेला को c लिख दो, टेम्परेचर t, मोल n, मोल क्या लिखोगे, n नॉट। तो अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसमें लेंथ 1 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, और टाइम -1, ये डायमेंशन हो जाएगा। मतलब सारे क्वांटिटीज को इसके टर्म्स में लिखा जा सकता है। LT-1 वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया। आप चूंकि इक्वालिटी नहीं लिख सकते तो ऐसा लिख दो आप, दिस इज डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन ये हो गया आपका। एक्सेलरेशन का बात करें तो एक्सेलरेशन क्या है, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना, तो ये हो जाएगा LT-2, इसका डायमेंशन एक्सेलरेशन को हो जाएगा LT-2। मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मोमेंटम P इज mv, ठीक है, तो P का डायमेंशन हो जाएगा आपका m हो गया तुम्हारा m मास, और v हो गया LT-1, तो ये सब डायमेंशन हो गया। मतलब बाकी सब क्वांटिटी का जो डायमेंशन है इसके टर्म से लिखा है। ये बेसिक क्वांटिटी हो गया, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, बाकी सबको इनके टर्म्स में लिख सकते हैं आप, इनके टर्म्स में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे बोलता है डायमेंशन ऑफ P इज mLT-1, ठीक है। इसके अलावा 2 और ऑक्सिलरी क्वांटिटीज है, वो है एक एंगल और एक है सॉलिड एंगल। अब एंगल और सॉलिड एंगल को इनके टर्म्स में नहीं लिख पाओगे आप। एंगल को हम लोग बोलते हैं रेडियन के टर्म्स में, इसके यूनिट को रेडियन बोलते हैं, इसके डायमेंशन को रेडियन बोलते हैं, और इसको स्टेरेडियन बोलते हैं, ठीक है, स्टेरेडियन। तो इस तरह से देखिए यूनिट एंड डायमेंशन का उत्पत्ति हुआ, इस तरह से हम लोग वर्कआउट करते हैं। इसका जो है कुछ एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज पहला क्लास है मैकेनिक्स का, तो लेट्स डोंट मेक इट सो लॉन्ग, ठीक है, बोल हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग क्लास का लेंथ बढ़ता जाएगा, लंबाई, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग अब थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे, तो द ड्यूरेशन ऑफ क्लास विल इंक्रीज। सो वील वर्क ऑन इट इन अ नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, थैंक यू।